बहुत ज्यादा लोग खड़े मैं देख रहे, लेकिन वो शरारतें भी कर रहे थे। जैसे हम स्टेपनी चेंज कर रहे हैं तो हमें कदमों की आवाज सुनाई दे रही है, गाड़ी की दूसरी साइड से कोई टक टक नॉक करता है और मुसलसल हमारे साथ खेलने की, शरारतें करने की हमें ये एक्टिविटीज फील हो रही है। यार मैंने उसे कहा कि तुम जल्द से जल्द काम कंप्लीट करो। हम जल्द से जल्द लगे रहे और जल्द से जल्द हमने अपना काम कंप्लीट करा। टायर बस एंड के स्क्रू टाइट कर रहे थे कि मुझे अपने आंखों के साइड विजन से नजर आता है कि जो हमारी गाड़ी दूसरी थी जिसमें दोनों बेगमात बैठी हुई थी, वहां मुझे किसी को खड़े होने की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई। मैंने फौरन से उधर देखा तो काले से रंग की, उसका कद छोटा था। वो गाड़ी में जैसे आप शीशे के अंदर आर पार जब नहीं दिख रहा होता तो आप दोनों हाथ रख के मुंह शीशे के करीब लगा के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल वो ऐसे शीशे के साथ चिपक के खड़ी हुई थी और अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। यहाँ मैं बताता चलूं, जब दोनों लेडीज को जब मैंने गाड़ी में देखा उनका ध्यान उस तरफ नहीं था। अब मैंने फौरन से हाथ अपने साथी को लगाया और कहा कि देखो उस तरफ देखो। जैसे उसने देखा वो भी परेशान हो गया। हमने कहा अगर हमारी बेगमात ने ये चीज देख ली तो ये डर जाएंगी और चीखम पुकार मचा देंगी। अब इससे ज्यादा शोर शराबा हम इस सुनसान जगह पर नहीं चाहते। ऐसा ना हो कि इनके शोर की वजह से वो चीज और इश्तिहाल में आ जाए। अभी तो मैंने इनसे कहा है कि अभी हमें जाने दो, हमें सिर्फ टायर चेंज करना और जाना है यहाँ से। शायद ही हमें इतनी मोहलत मिली हुई। अब हम दोनों सोच में पड़ गए, करें तो क्या करें। मैंने कहा हम उठते हैं और थोड़ा सा हिलजुल करते हैं ताकि वो चीज हम तक मुतवज्जो हो। उसे नहीं अंदाजा कि हम गाड़ी की दूसरी साइड बैठे हुए और हम टायर चेंज कर रहे हैं। उसके अंदाजे में सिर्फ गाड़ी में ही 2 लेडीज बैठी, तो हमें कुछ हिलजुल करनी होगी ताकि उसे पता चले कि और भी लोग हैं और वो आगे हैं। खैर हम खड़े हुए और हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने सिर्फ अपनी मूवमेंट दिखाई। हम आगे पीछे हुए, टायर उठा के, जो हम पुराना टायर था जो फट चुका था, उठाकर हमने डिग्गी में रखा। थोड़ी सी खटपट की तो हम क्या देखते हैं कि वो जो भी मखलूक थी उसका ध्यान हम पर आया। अब मैंने अपने साइड विजन से ही देखा, मैंने फुल उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा। मैंने देखा वो उसी शीशे के साथ खड़ी। अब उसका चेहरा हमारी तरफ था, उसकी खून ख्वार सिर्फ 2 आंखें लाल सुर्ख वो हमें चमकती हुई नजर आई। अदनान भाई जैसे उसने हमें देखा और फिर हमने दोनों ने एकदम से उसकी तरफ देखा तो वो बंदर की तरह, यानी दोनों हाथ और दोनों टांगे जमीन पर रखते हुए रेंगती हुई वहां से जंगल में भाग गई। हम इसका टायर भी फिट कर चुके थे और फिर उसके बाद उस बंदे ने फटाफट गाड़ी को टर्न लिया और मैं भागता हुआ अपनी गाड़ी में आया। उसकी बेगम उतरी, वो अपनी गाड़ी में गई। मैंने फौरन से गाड़ी घुमाई। अब हम दोनों जुड़कर चलने लगे। मैंने कहा तुम अब मेरे पीछे पीछे रहना, तुम ऑलरेडी बहुत तेज रफ्तारी से आगे निकले थे और तुम्हारी वजह से ही हम इस मुसीबत में फंसे। खैर उस बंदे की आंखों में शर्मिंदगी थी और कहीं ना कहीं शुक्रिया भी था, लेकिन वो करे तो कैसे करे, अब इस मुसीबत से तो जान छुड़ाए। खैर वो गाड़ी पीछे पीछे चलती रही। मैंने कहा बस साथ साथ रहना, खुदा ना ख्वास्ता कोई मसला हो तो फौरन से हॉर्न देना। अबदान भाई मैं क्या बताऊं, उसी जंगल में हम पता नहीं कहाँ ड्राइव करके पहुंच गए थे। जो रास्ता वापसी में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जो टर्न उसने लिया था, मुझे उस टर्न तक किसी तरह पहुंचना था। रास्ते में कोई इंसान नजर नहीं आया, न आते हुए न जाते हुए। आप बिलीव करें, चलती गाड़ी में ऐसे लगता जैसे कोई थम से कोई मुक्का मारता है, कोई भारी से बड़े से हाथ से। कभी लगता कोई छेड़छाड़ कर रहा है, कभी लगता कोई हमारे साथ साथ भाग रहा है। ओ मेरे खुदा नान, मैंने जैसे कि बताया कि अगर दोनों तरफ देखो अंधेरे में तो झुरझुरी आ जाए, और उस जंगल में हमें उतरना पड़ गया। और ऐसी सिचुएशन में फिर मुसलसल हमारे साथ एक्टिविटीज। खैर एक हद तक वो चलता रहा, हमने गाड़ी नहीं रोकी। मैंने उसे कह दिया था कि कुछ भी हो, सिवाय इसके कि तुम्हारे साथ कोई इमरजेंसी हो जाए, तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए तो ही गाड़ी रोकना, वरना तुमने गाड़ी नहीं रोकनी, चाहे कोई भी मसला हो। और मुसलसल पढ़ते रहो। पीछे वो विर्द कर रहे थे और आगे मेरी बीवी और मैं मुसलसल पढ़ते चले आ रहे थे। फिर अल्लाह अल्लाह करते हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर अब हमारे साथ एक्टिविटीज नहीं हो रही थी। हम अब उस टर्न तक तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन हम उस जगह से काफी आगे आ गए थे, लेकिन अब वो एक्टिविटीज थम चुकी थी। खैर अदनान भाई, बाकी का सफर भी हमने कैसे किया हम जानते।
پھر بالآخر ہم اس پوائنٹ پر پہنچے جہاں سے اس بیوقوف آدمی نے غلط ٹرن لیا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا اصل سفر شروع کیا، جہاں میں نے کتنے گھنٹے ضائع کیے۔ یہاں سے اصل سفر شروع تھا۔ اس بندے نے مجھے فالو کیا اور ہم نے جہاں پر قریب میں ہمیں کہیں ہوٹل ملا، ہم نے وہاں گاڑی روکی اور اس کپل نے اور ہم نے الگ الگ روم لے لیا۔ رات ہم نے کیسے بھی گزاری اور آگے کے ٹرپ کے لیے وہ کپل تیار نہیں تھا۔ ہم نے تو کیسے بھی اپنے دل کو چینج کر لیا، لیکن ڈر تو ہمارے اندر بھی تھا۔ اس کپل نے کہا نہیں، اب ہم واپس جانا چاہتے۔ انہوں نے اگلا دن آرام کیا اور واپسی کا سفر اختیار کیا۔ ہمارا چونکہ 10 دن کا ٹرپ تھا، ہم نے خوب انجوائے کیا، گھومے پھرے۔ دن میں وہاں کی خوبصورتی دیکھ کے ہمارے دماغ میں وہ چیزیں آنا بند ہو گئیں، لیکن آج بھی ہمیں ایک ایک جگہ، ایک ایک چیز لفظ بہ لفظ یاد ہے، کیونکہ یہ زندگی کا خوفناک واقعہ تھا جو اب بھی ہم یاد کرتے ہیں تو ہم بری طرح ڈر جاتے ہیں۔ امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام حسان ہے اور میں ملتان سے ہوں۔ آج میں اپنی زندگی کا وہ واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کو جب بھی یاد کرتا ہوں مجھے اب تک خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں اور میرا کزن شمالی علاقہ جات کی سیر پر جانے کا پلان بنا رہے تھے۔ اگلے دن ہمیں ملتان سے روانہ ہونا تھا۔ تقریباً صبح 6 بجے ہم نکلے اور اسلام آباد تک کا ہمارا سفر نہایت پرسکون رہا۔ آدھا راستہ میں نے ڈرائیو کیا اور آدھا میرے کزن نے، تاکہ ہم دونوں تھوڑا سا آرام بھی کر سکیں اور سفر بھی بغیر رکے کیے جا سکے۔ اس کے بعد ہمیں مری کی طرف جانا تھا۔ راستے میں ایک پیٹرول پمپ پر ہم نے گاڑی کا ٹینک فل کروایا اور اپنے لیے ریفریشمنٹ بھی لے لی۔ پھر ہم نے مری کا سفر مکمل کیا اور وہاں جا کر ایک ہوٹل میں کمرہ بک کروایا۔ جو ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے، میرا کزن فوراً سو گیا کیونکہ وہ زیادہ تر راستہ ڈرائیو کرتا رہا تھا۔ کافی تھکا ہوا تھا۔ میں نے جا کر خود کو فریش کیا اور سونے کی کوشش کی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں ٹیرس پہ گیا جہاں سے مال روڈ اور پہاڑوں کا دلکش منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ منظر واقعی بہت خوبصورت تھا۔ میں ان نظاروں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اوپر والی منزل سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں کچھ عجیب سی سرگوشیوں کی مانند تھیں جن کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہمارے علاوہ وہاں 3 اور فیملیز بھی ٹھہری ہوئی تھیں، اس لیے میں نے سوچا شاید انہی میں سے کوئی بات کر رہا ہوگا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان آوازوں سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ یہ آوازیں عام انسان کی باتوں جیسی نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جا کر دیکھوں اوپر کون ہے، کیونکہ اوپر والے فلور پر ریسٹورنٹ بھی تھا، لیکن جب میں اوپر پہنچا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ روشنی بھی بند تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اگر وہاں کوئی نہیں تھا تو پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ عدنان بھائی میرے ذہن میں طرح طرح کے سوال گردش کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک نیچے والی منزل سے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبراہٹ میں فوراً نیچے بھاگا، لیکن وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ یقین کریں اتنی ٹھنڈ میں بھی میرا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ خیر جیسے تیسے کر کے میں سو گیا۔ صبح اٹھنے کے بعد میں نے اپنے کزن کو کچھ بھی نہیں بتایا کیونکہ وہ ویسے ہی کچھ وہمی سا ہے۔ اگلے دن میں نے مری کی تمام سیاحی جگہیں گھومی۔ دن کی خوبصورتی نے میرا خوف کم کر دیا اور میں رات والا واقعہ بھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ شام کے 5 بجے ہم نے ناران کاغان سفر شروع کیا۔ ویسے تو ناران مری سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مگر پہاڑی چڑھائیوں کی وجہ سے یہ سفر کافی طویل ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت ہم ایک پہاڑی پر چڑھائی کر رہے تھے کہ اچانک گاڑی کے بریک فیل ہو گئے۔ میرے کزن نے فوراً پوری قوت سے ہینڈ بریک کھینچی اور گاڑی کو پارکنگ میں لگا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی فوراً رک گئی کیونکہ ہم زیادہ تیز رفتار میں نہیں تھے۔ اس انسان مقام پر ہمارے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ہم نے موبائل سے کسی کو کال کرنے کی کوشش کی تاکہ مدد آ سکے، مگر وہاں سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور جب ہمیں یقین ہو گیا کہ مدد کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا تو میں نے اور میرے کزن نے فیصلہ کیا کہ ہم خود ہی کسی مقامی شخص تک پہنچ کر مدد طلب کرتے ہیں۔
हमने अपने मोबाइल फ़ोन और टॉर्च वगैरह साथ ली, गाड़ी को अच्छी तरह लॉक किया और इसके टायर के पीछे बड़े पत्थर रख दिए ताकि थोड़ी मजीद हिफाजत हो जाए। फिर हम पहाड़ की तरफ ऊपर चलने लगे। अदनान भाई, वहाँ बाएं तरफ एक गहरी खाई थी और दाएं तरफ बुलंद तो बाला पहाड़, बड़े बड़े दरख्त जो दिन के वक्त निहायत खूबसूरत लगते थे, रात के अंधेरे में निहायत ही खौफनाक मालूम हो रहे थे। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे से कोई तेज रफ्तारी से गुजरा है। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। मैंने अपने कजन से पूछा तो उसने कहा, ये तुम्हारा वहम है। उसने मुझे तसल्ली दी और हम दोबारा आगे बढ़ने लगे। अचानक मेरे कजन को किसी ने जोर से थप्पड़ मारा और वो जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जब उस पर टॉर्च डाली तो उसके चेहरे पर साफ 5 उंगलियों के निशान पड़े हुए थे। अदनान भाई, हुई मखलूक लगातार उसे थप्पड़ मार रही थी और चंद लम्हों में मेरा कजन बेहोश हो गया। मैंने बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, खुद को संभाला और अपने बेहोश कजन को अपनी कमर पर उठाकर भागने लगा। कुछ दूर मुझे रोशनी दिखाई दी तो मैं फौरन उस तरफ भागने लगा। उसी दौरान मेरे कजन को होश आ गया मगर वो ऐसी कैफियत में था, उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। हम बस उसी रोशनी की सिमत भागते चले जा रहे थे। पीछे से मुझे एक खौफनाक आवाज सुनाई थी, तुम नहीं बचोगे। मैंने अपने कजन से पूछा कि क्या उसने भी आवाज सुनी, मगर उसने नफी में सर हिला दिया। हम गिरते पड़ते बिलाखिर उस रोशनी के करीब पहुंच गए। वहाँ एक पुराना सा मकान था जिस पर लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था। मैंने हिम्मत जमा करके दरवाजे पर दस्तक दी मगर मुकम्मल खामोशी छाई रही। हमने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक अजीब सी बू फैली हुई थी, बिलाकर वैसी जैसे गोश्त खराब होकर सड़ने लगता है। जो मंजर हमने उस मकान के अंदर देखा वो देखकर हम वहीं साकित हो गए। हमने देखा है कि कोई मखलूक वहां मौजूद थी जो खराब और सड़ा हुआ गोश्त बड़ी बेदर्दी से खा रही थी। जब उसने हमें देखा तो अचानक हमारी तरफ लपका। उसने मुझ पर हमला किया और मुझे जख्मी कर दिया। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागा, जबकि मेरा कजन अंदर ही रह गया। मैं जख्मी हालत में भटकता हुआ सड़क के किनारे गिर पड़ा। इतने में एक ट्रक वहां से गुजरा। ड्राइवर ने मुझे देखा तो फौरन ब्रेक लगाई और ट्रक से उतरकर मेरे करीब आया। उसने पूछा क्या हुआ, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सिर्फ उस सिमत इशारा किया जहां मेरा कजन फंसा हुआ था। वो फौरन उस तरफ भागा और जब मेरा कजन वापस लाया तो वो बेहोश था और जख्मी हालत में था और बाएं टांग पर दांतों के निशान वासिया थे। उस ट्रक ड्राइवर पर अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह उसे लंबी उम्र अता फरमाए। उसने फौरन ट्रक घुमाया और हमें अपने साथ बिठा लिया। मुझे नहीं याद कि मैं कब बेहोश हो गया। जब मैं सुबह बेदार हुआ तो खुद को एक घर में पाया। मेरा कजन भी वहीं पे मेरे साथ सो रहा था। वो घर किसी मकामी शख्स का था जो हमें ट्रक पर साथ लाया था। वहां मौजूद सब लोग हमारे जागने का इंतजार कर रहे थे। जब मैंने उन्हें सारा वाकया सुनाया तो सब हैरत में डूब गए। ये वाकया हमारे साथ बसान रोड पर पेश आया था। बाद अज़ां वो लोग हमें मरी वापस ले गए और हमारी गाड़ी भी ठीक करवा दी। मरी में हमारी फैमिली को इतला दी गई और वो हमें लेने आ गए। अल्लाह का शुक्र है हम दोनों महफूज रहे और जिंदा सलामत अपने प्यारों तक पहुंच गए। तो ये थी मेरी कहानी अदनान भाई। बराए करम इसे जरूर अपने व्यूअर से शेयर करिएगा। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी